Hello and welcome to Code IAS. Today we will discuss UPSC मेंस मॉड्यूल GS2. GS2 हमें बहुत बड़ा और बिखरा हुआ और डायनामिक पेपर लगता है। हम समझ नहीं पाते कि क्या पढ़े इसमें, कहाँ से पढ़े और कितना पढ़े। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि हम आंसर लिखे तो क्या लक्ष्मीकांत पढ़ करके पॉलिटी का आंसर लिखा जा सकता है, या फिर यदि मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ करके केवल हिस्ट्री का आंसर लिखा जाता है। इस तरीके का क्वेश्चन हमें GS2 में ज़्यादा आता है। यदि ये सभी क्वेश्चन आपके मन में भी आते हैं तो ये वीडियो लेक्चर जो है आपको हेल्प करेंगे, और इससे GS2 के जो आपके पढ़ने का तरीका, शॉर्ट्स नोट्स बनाने का तरीका या आंसर राइटिंग करने का अप्रोच, इससे बिल्कुल बदल जाएगा। हम इसमें करेंगे क्या, GS2 में हमारे कितने टॉपिक है, तो एक पॉलिटी, सेकंड गवर्नेंस, थर्ड IR और फोर्थ में सोशल जस्टिस है। इन चारों टॉपिक, इन चारों सिलेबस पे हम बात करेंगे। इसकी स्ट्रैटेजी पे बात करेंगे कि क्या होनी चाहिए स्ट्रैटेजी, सिलेबस कैसे डिकोड हो, इस पर भी बात करेंगे। PYQ का यूज मेंस नोट्स मेकिंग में कैसे होगा। फिर हम सोर्सेज पे भी बात करेंगे कि क्या सोर्स फॉलो करना चाहिए, अप्रोच क्या होना चाहिए हमें इस सब्जेक्ट को पढ़ने का या प्रिपेयर करने का। तो हमारा मेन मकसद क्या होगा कि सिलेबस डिकोडिंग होगा। फिर दूसरा, सब्जेक्ट वाइज हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे। फिर तीसरा क्या होगा कि हम सोर्सेज पे बात करेंगे। फिर फोर्थ होगा हम आंसर राइटिंग अप्रोच पे बात करेंगे। फिर फाइव्थ होगा कि हम करेंट अफेयर्स का अप्रोच क्या होना चाहिए, इसमें इंटरलिंक कैसे होगा, वो बात करेंगे। और फिर स्पेसिफिक जो अलग से कुछ इसमें वैल्यू एडिशन किया जा सकता है, उन सभी स्ट्रैटेजी और पॉइंट पे हम बात करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर कोर वो डिस्कशन। GS2 क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, अब देखो इसकी पैटर्न क्या है। पॉलिटी, सोशल जस्टिस, गवर्नेंस, IR। पॉलिटी में क्वेश्चन जो आता है, प्रायः ये हमेशा नहीं होता, लेकिन 2017 का जो पैटर्न था उसके बाद से, यानी 2018 से लेकर के 25 तक का यही पैटर्न रहा है। तो परिवर्तन क्या हुआ है 2018 से 2025 तक, और ये हर साल प्रायः देखा गया है। पॉलिटी में आपको जो है क्वेश्चन नंबर 1 to 5 से 10 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, जो 50 मार्क्स के होते हैं, यानी 5 क्वेश्चन 10 नंबर के 50 मार्क्स के हो गए। क्वेश्चन 11 से 15 तक जो है ये 15 मार्क्स के होते हैं और 75 नंबर के हो गए। यानी यदि मोटा मोटी बात करें तो पॉलिटी का जो है मार्किंग कितना है, 115 से 125 नंबर तक के क्वेश्चन आ रहे हैं। यानी 250 नंबर के एक पेपर होता है, उसमें से आधा सेक्शन तो आपका पॉलिटी से आ गया। ये ध्यान रखें, हम गवर्नेंस की बात नहीं कर रहे कि गवर्नेंस इसमें शामिल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। गवर्नेंस की हम अलग बात करेंगे। तो पॉलिटी का केवल सेक्शन 115 से 125 नंबर तक के प्रायः हमेशा 10 नंबर 15 नंबर आगे पीछे होते हैं। मैक्सिमम 125 रहेंगे और मिनिमम 110-15 यहाँ तक जाएंगे आपको। तो GS2 का हाफ पेपर जो है वो पॉलिटी है। पॉलिटी हमारे प्री के लिए इतना हम पढ़ते हैं लक्ष्मीकांत, हमें प्री में कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन मेंस में जो है आप लक्ष्मीकांत पढ़ करके कवर नहीं कर सकते। हमेशा देखिएगा टॉपर्स नोट्स वगैरह में टॉपर्स का जो मार्क्स होता है उसमें पॉलिटी GS2 में जो है मार्किंग कम उठती है। क्यों? क्योंकि हम लक्ष्मीकांत के बेस पे आंसर राइटिंग करने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत मुश्किल है। दूसरा है हमारा सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस में और गवर्नेंस में ये क्वेश्चन का पैटर्न जो है कभी ऊपर नीचे होते रहता है। सोशल जस्टिस का पैटर्न है कि कभी 6 नंबर अगर तो 16 नंबर क्वेश्चन आएगा। आप एक चीज़ ध्यान रखें, यदि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर यदि पॉलिटी से है तो फिर 11 12 13 14 15 पॉलिटी से ही आएगा। हो सकता है 15 नंबर ना हो, किसी और का आ गया, लेकिन प्रायः यही पैटर्न रहता है कि अगर 1 से 5 पॉलिटी का है तो 11 से 15 पॉलिटी का है। यदि 6 नंबर क्वेश्चन सोशल जस्टिस का है तो अगले 16 नंबर क्वेश्चन भी सोशल जस्टिस का ही आएगा। यदि 7 नंबर क्वेश्चन गवर्नेंस का है तो अगले 17 नंबर क्वेश्चन जो 15 मार्क्स के है वो भी गवर्नेंस का ही आएगा। तो ये ध्यान रखें कि 6 16 और 7 17 हो सकता है कभी कभी 6 नंबर में गवर्नेंस दे दे तो 7 नंबर में सोशल जस्टिस दे देगा। और 8 और 18 नंबर क्वेश्चन, 8 और 18 नंबर क्वेश्चन, यानी 6 क्वेश्चन जो आते हैं सोशल जस्टिस और गवर्नेंस से आते हैं, इन दोनों को मिला करके। तो कभी कभी ऐसा होगा कि सोशल जस्टिस से 3 क्वेश्चन दे देंगे तो गवर्नेंस से भी 3 क्वेश्चन दे देंगे। कभी कभी सोशल जस्टिस से 2 ही क्वेश्चन दिए तो इनसे 4 दे दिए, कभी इससे 4 दे दिए तो गवर्नेंस से 2 दे दिए। तो ये कुल मिलाकर के जो है सोशल जस्टिस 35 से 40 नंबर के 45 नंबर के आते हैं, और ये भी 35 से 40-45 नंबर के आते हैं। तो ध्यान रखें पॉलिटी कितना इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ भी एक ऐसे सब्जेक्ट है सोशल जस्टिस और गवर्नेंस जिस पर लोग बहुत कम ध्यान देते हैं। और मार्किंग जो है कुछ ऐसे कोड एरिया से जहां लोग कम ध्यान देते हैं वहीं हमें ध्यान देकर के मार्किंग उठानी पड़ेगी, और सारे टॉपर्स भी यही करते हैं। उसके बाद है IR का 9 और 10, 19 एंड 20 ये क्वेश्चन 4 फिक्स होते हैं कि 9 नंबर और 10 नंबर क्वेश्चन 20 मार्क्स के आएंगे, और 19 और 20 जो है वो 30 मार्क्स के आएंगे। यानी 15 नंबर के 2 क्वेश्चन और 10 नंबर के 2 क्वेश्चन, तो ये टोटल 50 नंबर के ये फिक्स है IR में। तो पॉलिटी और IR तो फिक्स है, सोशल जस्टिस और गवर्नेंस का वो आपस में इंटरचेंज होते रहता है। तो ये तो हो गया कि
पैटर्न क्या है क्वेश्चन पूछने का। अब हम बात करते हैं कि यूपीएससी GS2 का मेंस में जो है मार्किंग कम क्यों आता है। प्रायः बहुत कम आता है। टीना डावी का भी 100 के नीचे वो मार्क्स था GS2 में, 93 या 97 के समथिंग में आए हुए थे। इसका रीज़न ये है कि यूपीएससी प्री में क्या पूछा जाता है, तो फैक्ट पूछा जाता। तो हम पॉलिटी इतना पढ़ लेते हैं, लक्ष्मीकांत की चीज़ें हमारी एकदम पकड़ में आ जाती है। वो फैक्ट ऐसा नहीं है कि वो बेकार जाएगा, वो भी मेंस में काम आएगा, लेकिन मेंस का डायमेंशन अलग होता है। इसमें एनालिसिस पूछेगा, आर्टिकल्स नहीं पूछता कि बताइए इस आर्टिकल में क्या है, चाहे इसका विश्लेषण कीजिए। ये 2010 के पहले पूछा जा रहा था जो पैटर्न था। यूपीएससी गवर्नेंस की चैलेंजेस पूछता है कि गवर्नेंस में आखिर क्या चैलेंजेस है। डायमेंशन वो पूछता है, डेफिनेशन नहीं पूछता है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन पूछेगा, या उसकी फिर क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग की डिमांड करता है कि आप इसका क्रिटिकल एनालिसिस कीजिए। इसी वजह से GS2 में जो है पॉलिटी में लक्ष्मीकांत का पढ़ा हुआ चीज़ें वो हम फैक्ट के रूप में पढ़ते हैं, पर यहाँ जो मेंस का एनालिटिकल पोर्शन है वो हमारा कमज़ोर पड़ जाता है। अब हम बात करते हैं स्पेशल पॉलिटी पे। पहले पॉलिटी पे, फिर एक एक करके डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद दूसरा सेक्शन पे, फिर तीसरे, फिर चौथे सेक्शन पे बात करेंगे। पॉलिटी का हमने क्वेश्चन पैटर्न देख लिया 1 से 5 तक और 11 से 15 तक। टोटल जो है 9 या 10 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 115 से 125 मार्क्स तक के क्वेश्चन आते हैं। हम इसके पहले सिलेबस देखेंगे कि पॉलिटी का सिलेबस क्या है। फिर उसके बाद 2025 का PYQ का पैटर्न देखेंगे कि 2025 में पूछा क्या है, क्वेश्चन का डिमांड क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे। और यहाँ ये पैटर्न देखेंगे कि क्या ये सच में सही है कि यही नंबर पे क्वेश्चन पूछ रहा है या अलग भी हो रहा है। क्वेश्चन का पैटर्न यही कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसा है। टॉपिक वाइज PYQ देखेंगे कि अगर यूपीएससी के जितने सिलेबस दिए हैं उसमें उस टॉपिक को हम मेंस में पढ़ेंगे, और उस टॉपिक से कितने PYQ पूछे हुए हैं उसी बेस पे हम पढ़ करके नोट्स तैयार करेंगे, ताकि एक टॉपिक का बैकग्राउंड लिख लिए, फिर उसके बाद उसका PYQ का हम अपना मॉडल आंसर या फिर उसका फॉर्मेट तैयार कर लिए, और जो कुछ एक्स्ट्रा डायमेंशन है वो हम ऐड ऑन कर लेंगे। ऐसे नोट्स मेकिंग करेंगे पॉलिटी की। तो अभी हम इसकी पहला जो है पॉलिटी की सिलेबस ओवरव्यू करते हैं। अब देखते हैं सिलेबस में क्या है। ये रहा GS2 का, आप यूपीएससी ऑफिशियल पेपर का इस सिलेबस का वो प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। उसी से हमेशा देखना चाहिए कि क्या है, और आपको बाइलिंगुअल देखनी चाहिए कि कहाँ कब मुद्दा कौन सा समझ में, यदि हिंदी में नहीं आ रहा है तो इंग्लिश में देखें, और इंग्लिश में समझ में नहीं आ रही है तो हिंदी में देखें। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 का है, इसमें शासन व्यवस्था जो गवर्नेंस की बात कर रहा है, संविधान एवं शासन प्रणाली यानी कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। देखिए इसमें दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, हम इसी पे पहले बात करेंगे। अब देखिए इसका सिलेबस क्या कहता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है अगर हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग पूछ रहा है तो इसमें क्या मतलब है, इसका हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग का क्या मतलब है ऐतिहासिक आधार का। यदि कॉन्स्टिट्यूशन बना है, संविधान बना है, तो 1773 से लेकर के और 1947 तक जितने भी कानून ब्रिटिश द्वारा लागू किए गए थे उसके बेस पे उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे वो पढ़ने की बात कर रहा है। इवोल्यूशन कि कैसे कैसे विकास हुआ, वही दौर रहेगा 1773 से 1947 तक का। 1773, 1784, 1700, फिर 1833 हो गया, 1813 हो गया, 1853, 1861, तो ये सभी देखने पड़ेंगे हमें। फिर उसके बाद कुछ फीचर्स देखेंगे, विशेषताएं क्या होती है कि जैसे लचीला है संविधान या कठोर है, नम्य अनम्य कैसे बताता है, फिर जुडिशियल फ्रीडम है वो। तो उसके बाद अमेंडमेंट्स यानी संशोधन की हम बात करेंगे। संशोधन क्या होनी चाहिए कि इसकी संशोधन की प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया क्या है, वो उस पर बात करेंगे। फिर संशोधन पे न्यायपालिका का क्या हस्तक्षेप होता है, इन सभी मुद्दों पे कि संशोधन का मतलब क्या है सिलेबस में। फिर महत्वपूर्ण प्रावधान यानी इस प्रोविज़न में आता क्या है, जैसे में प्रेम्बल हो गया, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, DPSP, ये सब संविधान के महत्वपूर्ण प्रावधान ही तो हो गए। संसदीय प्रणाली, ये सब क्या है, ये तो प्रावधान ही है। और बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें, बुनियादी संरचना, 1973 केशवानंद में बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया गया था, तो उसका कहाँ लिंकेजेस पड़ेगा, ये अक्सर जुडिशियरी वाली सेक्शन में इसकी बहुत यूजेज होती है। तो बुनियादी संरचना, संशोधन और इसके जो है विकास, ये तीनों का जो है जुडिशियरी वाली सेक्शन से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और जुडिशियरी सेक्शन कहाँ है, तो आप ये देखिए 6 नंबर टॉपिक है, कार्यपालिका और न्यायपालिका की जो है संरचना, संगठन, कार्य, यानी यहाँ तक पूछा हुआ है न्यायपालिका की संरचना, संगठन, कार्य। तो कार्यपालिका का हम अलग बात करेंगे और न्यायपालिका की अलग बात करेंगे। तो अब आप यहाँ देखो सॉरी, ये जो संशोधन है और बुनियादी संरचना और विकास, ये डायरेक्ट लिंकेजेस होते हैं वहाँ न्यायपालिका से। तो जब आप जुडिशरी पढ़ो तो इसका ये बेसिक स्ट्रक्चर और मिनिमम अमेंडमेंट, इन दोनों का तो बिल्कुल कंबाइंड करके ही पढ़े। तो भारतीय संविधान का पहला टॉपिक यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का और पॉलिटी का जो है ये रहा। दूसरा टॉपिक जो है इसका
संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व। ये दूसरा टॉपिक का पहला सेक्शन हम बात कर रहे हैं कि संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, डैट मीन्स यूनियन एंड द स्टेट्स की बात कर रहा है। फिर दूसरा है इसी में, दूसरा का 2 संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियाँ, यानी फेडरल स्ट्रक्चर की बात कर रहा है कि संघीय ढांचे से संबंधित क्या चुनौतियाँ होती है। तीसरा स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और चुनौतियाँ, यानी लोकल लेवल्स, यानी LSG लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात कर रहा है। तो संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व और फेडरल, इन दोनों को एक ही साथ पढ़ते हैं। फिर LSG लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इसको अलग से पढ़ेंगे। तो इस 2 में फिर 3 टॉपिक हो गए। अब आप देखो 2 के 3 भाग हो गए, 1 2 3 और पहले हो गए। तो यही 4 सिलेबस हमारे हो गए। अब आप नेक्स्ट देखो, 3rd नंबर क्या है, विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात कर रहा है। तीसरे में पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट है विवाद निवारण तंत्र तथा संस्थान, यानी डिस्प्यूट रेड्रेसल मैकेनिज्म एंड इंस्टीट्यूशन। तो ये दोनों अलग अलग टॉपिक है, तीसरे का पहले पार्ट और दूसरा पार्ट। अब शक्तियों के पृथक्करण में अलग पढ़ना पड़ेगा, विवाद निवारण तंत्र में अलग पढ़ना पड़ेगा चीज़ें। 4था नंबर पॉइंट है, पहला है इसका कि भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों के साथ तुलना। अब कंपैरिजन पूछ रहा है, जैसे मान लेते हैं इंडिया का USA के साथ पूछ लिया कि बताइए दोनों में धर्मनिरपेक्षता में क्या समानता है या फिर क्या विरोधाभास है, या फिर वहाँ की अध्यक्षीय प्रणाली और हमारे यहाँ की अध्यक्षीय या संसदीय प्रणाली में क्या अंतर है। तो इस तरीके का 2 देशों के बीच, ऑस्ट्रेलिया भारत के बीच, फ्रांस भारत के बीच, ब्रिटेन और भारत के बीच, ऐसे कंपैरिजन पूछेगा और इसे 6-7 क्वेश्चन पूछे हुए। सारे क्वेश्चन पे हम डिस्कस करेंगे, बातें करेंगे कि किस किस टॉपिक से PYQ आया हुआ है। 4th नंबर जो है हमारा हो गया कंपैरिजन। 5th नंबर टॉपिक है संसद और राज्य विधायिका की बात कर रहे हैं, यानी पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, दोनों की टॉपिक की बात कर रही है। अब इसमें इसकी स्ट्रक्चर, फंक्शन क्या है, कार्य संचालन क्या है, उसके बाद शक्ति या पावर, विशेषाधिकार पूछ रहा है और इससे उत्पन्न होने वाले विषय, यानी संसद और राज्य विधायिका के जितने भी टॉपिक है उसको सारे कवर करेंगे और इसके क्वेश्चन के बेस पे हम आइडिया लगाएंगे कि आखिर इसका पैटर्न क्या है पूछने का। अब आते हैं 6 नंबर, कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन, कार्य। अब इसमें बात करें एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, तो दोनों की अलग अलग बात करेंगे। पहले कार्यपालिका की संरचना, संगठन और कार्य, फिर न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्य, यानी स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी दोनों का। ये सारे टॉपिक अभी हम पॉलिटी की ही बात कर रहे हैं। फिर इसी में 6 नंबर में ही दूसरा भाग आता है, तीसरा भाग सॉरी, क्योंकि पहला तो कार्यपालिका, दूसरा न्यायपालिका, तीसरा सरकार के मंत्रालय एवं विभाग, दैट मीन्स मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स। अब सरकार के मंत्रालय एवं विभाग से क्या क्वेश्चन आए हुए हैं, नहीं आए हुए, इससे कैश क्वेश्चन पे जब तक आप क्वेश्चन का पैटर्न नहीं देखोगे, क्वेश्चन नहीं देखोगे, आपको सिलेबस समझ में नहीं आएगा। सिलेबस समझने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप क्वेश्चन देखो, और मैं क्या करूँगा, एक एक टॉपिक से, टॉपिक वाइज क्वेश्चन PYQ देखेंगे ताकि उससे हमें सिलेबस का एक्चुअल मीनिंग समझ में आए कि आखिर पूछ कैसे रहा है उस सिलेबस से। नहीं तो सरकार के मंत्रालय एवं विभाग तो दे दिया, हमने पॉलिटी लक्ष्मीकांत में पढ़ा भी हुआ होता है, पर हमें समझ नहीं आता कि क्वेश्चन पूछ कैसे रहा है। क्वेश्चन देखते भी है तो हम ईयर वाइज देखते तो उसमें समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन कौन सा किस टॉपिक से है, किस टॉपिक से नहीं है। फिर 6 नंबर पॉइंट का भी एक ये 6 नंबर टॉपिक का ही ये पॉइंट है, प्रभावक समूह और औपचारिक या अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में उनकी भूमिका। इस टॉपिक को हम गवर्नेंस में रिलेट करके पढ़ेंगे और ये गवर्नेंस का ही टॉपिक है, ये ओवरलैप करेगा। प्रेशर ग्रुप्स एंड फॉर्मल इनफॉर्मल एसोसिएशन एंड देयर रोल इन द पॉलिटी। तो ये एक ऐसा पार्ट है जो बीच में गवर्नेंस का दे दिया है, इसका हमें अभी ये देखिए, इसका लिंक ये रहा। गवर्नेंस का 11 नंबर टॉपिक है ये, विकास प्रक्रिया तथा विकास उद्योग। और दूसरा है गैर सरकारी संगठन, स्वयं सहायता समूहों, विभिन्न समूहों और संघों, दानकर्ताओं, लोकोपकारी संस्थाओं, संस्थागत एवं पक्षों की भूमिका, यानी डेवलपमेंट प्रोसेस एंड द डेवलपमेंट इंडस्ट्री। बहुत सारे जिसमें NGO, SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप आ गए, फिर बहुत सारे एसोसिएशंस हो गए, चैरिटी हो गए। तो ये जो प्रेशर ग्रुप जो है वहाँ इसको हम उसी में ऐड करके पढ़ेंगे। ये अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं 7 तक भी, ये भी अभी पॉलिटी का ही है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, ये जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की बात करता है, जो पॉलिटी में नहीं है। इसका एक डॉक्यूमेंट है स्पेशल जो गवर्नमेंट द्वारा अपलोड किया जाता है, उसको डाउनलोड करके आप उसको पढ़ें। वही 25-30 पेज का होगा, 40 पेज का। उसी को पढ़ने से ही इससे जितने भी क्वेश्चन, इससे 6-7 क्वेश्चन आए हैं तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। 8 नंबर टॉपिक है विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति, पहला पार्ट हो गया 8 नंबर का, यानी अपॉइंटमेंट बात कर रहा है कि अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट की बात कर रहा है, संवैधानिक पदों की। दूसरा विभिन्न संवैधानिक निकायों, यानी इसमें पद और इसमें बॉडी, ये पोस्ट हो गया और इसमें निकाय बॉडी हो गया, उसकी शक्तियाँ पूछ रहा है, कार्य और उत्तरदायित्व। 9th नंबर टॉपिक है सांविधिक, विनियामक और अर्धन्यायिक निकाय,
कि बहुत सारे ऐसे बॉडी है जो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल होंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल इसमें आ जाएगा, और एक जो कॉन्स्टिट्यूशन में उल्लिखित नहीं है जैसे संसद द्वारा पास किया गया या फिर संसद के बाहर ऐसे ही कार्यपालिका आदेश द्वारा बनाया गया, तो वो सब इसमें आ जाएंगे, ठीक, और बाकी इसमें आ जाएंगे। तो टॉपिक नंबर 9 तक जो है ये पॉलिटी का सिलेबस है कि आप ये देखो, 1 नंबर पॉलिटी, 2 नंबर पॉलिटी, 3 नंबर भी पॉलिटी, 4 नंबर पॉलिटी, 5 नंबर पॉलिटी, 6 नंबर भी पॉलिटी का, ये 7, 8, 9 तक जो है वो पॉलिटी का सिलेबस है। उसके बाद स्टार्ट हो जाता है गवर्नेंस, फिर सोशल जस्टिस, फिर आईआर का। तो अब हम चलते हैं अपने फिर मेन पॉइंट पे, मेन वहाँ लेक्चर पे, कि हमने सिलेबस देख लिया। सिलेबस के बाद अब इसकी पीवाईक्यू को कैसे एनालिसिस करें। तो वेट ए मिनट, हाँ, तो ये रहा हमारा सिलेबस ओवरव्यू, हमने कर लिया कि पॉलिटी की सिलेबस क्या है। अब सिलेबस को और डिटेल्ड में देखेंगे कब, जब हम उसकी टॉपिक वाइज जो है पीवाईक्यू देखेंगे। यदि टॉपिक वाइज पीवाईक्यू देखेंगे तो पहले सिलेबस से कौन से कितने पीवाईक्यू पूछे हैं सारे देखेंगे, दूसरे टॉपिक से कितने पीवाईक्यू पूछे हैं इस तरीके का देखेंगे। दूसरा है 2025 का पीवाईक्यू। अब इसमें हम ढूंढते हैं 2025 के पीवाईक्यू में क्वेश्चन पैटर्न कि क्या यही है और मार्किंग कैसे सिस्टम होता है और क्वेश्चन आ कैसे रहे हैं। GS2 ये रहे 2025 का पेपर, 2025 मेंस। अब आप देखो पहले क्वेश्चन का देखना, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। अभी हमने सिलेबस में देखा 7 नंबर टॉपिक था कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, उसमें दिया हुआ टॉपिक, और ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया कि इसके भ्रष्ट आचरण की विवेचना कीजिए, विश्लेषण कीजिए कि क्या विधायिका एवं अथवा उसके सहयोगियों की आय से ज्ञात स्रोतों के विपरीत अनुपात में संपत्ति में वृद्धि अम्यक असर सृजित करता है, परिणाम था भ्रष्टाचरण है। ये क्वेश्चन का मीनिंग ही नहीं समझ में आएगा जब तक आप सिलेबस पढ़ करके उस पर स्पेशल नोट्स बना करके उसको तैयार करके नहीं जाओगे। इस क्वेश्चन का देखिए, डिस्कस द करप्ट प्रैक्टिसेस फॉर द पर्पस ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951, एनालाइज वेदर द इंक्रीज इन द एसेट ऑफ द लेजिस्लेचर एंड और देयर एसोसिएट्स disproportionate to their known sources of income would constitute under influence and consequently a corrupt practices। अब ये देखो इसकी क्वेश्चन 2020 में भी सेम टू सेम क्वेश्चन इसी तरीके का, सेम नहीं था पर इसके भ्रष्ट आचरण से क्वेश्चन 2020 में पूछ चुका है ऑलरेडी। यदि आप वहाँ पे 2020 में वो पीवाईक्यू का मॉडल आंसर आप तैयार कर लिए रहते और आरपीए यदि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट पढ़ के गए रहते तो ये क्वेश्चन आपके लिए हार्ड नहीं था, ये आप आसानी से कर सकते हैं 2025 में। पर अभी आपने पढ़ा और आप पढ़े, आपने रिप्रेजेंटेशन पढ़ा होगा पीपल्स एक्ट वो पॉलिटी में, आप अभी ये वीडियो पॉज करो, एक A4 शीट लो, उस पर नोट डाउन करके देखो कि क्या आप इस क्वेश्चन का डिमांड भी एड्रेस कर पा रहे हो या इसकी भूमिका भी आपको समझ में आ रही है। यदि नहीं आ रही है तो आप समझो कितना काम करने की ज़रूरत है। तो पहला क्वेश्चन 10 नंबर का। अब 1 से 5 तक का पहले क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा 5 नंबर तक का। 5 नंबर में भारत का महान्यायवादी पूछता हुआ है तो ये भी पॉलिटी का है। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, महिलाओं की सामाजिक पूंजी, ये सोशल जस्टिस से क्वेश्चन आ गया। तो हमने क्या बात किया था कि 1 से 5 तक पॉलिटी के क्वेश्चन होते हैं। दूसरा, न्यायालय पद्धति की तुलना में प्रशासनिक अधिकरणों की आवश्यकता पर टिप्पणी कीजिए। अब ये बात कर रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स क्या होते हैं इस पर, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है। यदि आप जुडिशरी पढ़ रहे हो, अर्धन्यायिक निकाय पढ़ रहे हो तो उसमें ट्राइब्यूनल्स पढ़ना पड़ेगा। तीसरा है, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में क्षमा करने की राष्ट्रपति की शक्ति की तुलना कीजिए। अभी हमने कंपैरिजन पढ़ा था, कंपैरिजन में ये इंडिया और यूएसए का पूछ लिया। 2025 का ये लेटेस्ट पेपर है ये। अब जैसे ये प्रशासनिक अधिकरण पूछ लिया तो ये तो जुडिशरी वाली सेक्शन या विवाद निवारण तंत्र में भी आ जाएगा या फिर अर्धन्यायिक निकाय उसमें भी आ जाएगा, तो ये सिलेबस का ही पार्ट हो गया। फोर्थ है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा की प्रकृति का विवेचन कीजिए। अब इसको हम कैसे पता चलेगा कि कौन से सिलेबस या कौन से टॉपिक क्या है, तो हमने पढ़ा था संघ एवं राज्यों के कार्य एवं उत्तरदायित्व, यानी यूनियन, सेंटर एंड वो स्टेट का था। तो उसमें जो है आप इसको शामिल करो। फेडरल मुद्दा में भी शामिल करो कि ये जम्मू कश्मीर विधानसभा की प्रकृति का विवेचन कीजिए। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की विधानसभा की शक्तियों और कार्यों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम लाया गया था संसद द्वारा, तो उस मुद्दे पे भी हम समझ सकते हैं। अब यहाँ देखिए, भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की बात कर रहा है कि केंद्र सरकार के कानूनी ढांचे का मार्गदर्शन करने में और कानूनी परामर्श के माध्यम से ठोस शासन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब अटॉर्नी जनरल AGI,
आर्टिकल 76 में हम पढ़ते हैं, क्या उसके बेस पे उतने पढ़ने से आप इस क्वेश्चन को डील कर पाओगे? अगर आपको लगता है कि डील कर पाओगे, मैं बार बार कह रहा हूँ वीडियो पॉज करो और एक बार आप ट्राई करके देखो, A4 शीट लो, एक कॉपी लो, उसमें इसकी क्वेश्चन को जो डिमांड है वो एड्रेस करने की कोशिश करो, क्या आप कर पाते हो या नहीं। अगर नहीं कर पा रहे हो तो समझो कहाँ हो आपको और अभी मेंस को कहाँ ले जाने की ज़रूरत है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात कर रहा था। तो 1 से 5 तक तो हो गए पॉलिटी के क्वेश्चन। अब आते हैं 7 नंबर गवर्नेंस का क्वेश्चन है। 8 नंबर फिर नागरिक समाज संगठन और राज्य विरोधी अभिनेता, ये भी गवर्नेंस का है। 9 नंबर आईआर की हम लोग बात किए थे, 10 नंबर भी आईआर का ही है। अब 11 नंबर से फिर आते हैं। 11 नंबर संवैधानिक नैतिकता की बात कर रहा है। ये पॉलिटी की क्वेश्चन है कि संवैधानिक नैतिकता एक आलम्ब है जो उच्च पदाधिकारियों और नागरिकों पर समान रूप से नियंत्रण कार्य करता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, अब इस पे जो है सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में बात करना है, तो अब ये भी पॉलिटी से क्वेश्चन है। अब आप ये संवैधानिक नैतिकता से पीवाईक्यू में एक क्वेश्चन पहले आ चुका है। यदि आप संवैधानिक नैतिकता पहले वाले पीवाईक्यू का यदि आप उसने फॉर्मेट तैयार कर लिया होता तो ये क्वेश्चन आप आराम से डील कर सकते थे। और ये पॉलिटी लक्ष्मीकांत में आपको कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगा कि संवैधानिक नैतिकता क्या होता है। ये सारे कॉन्सेप्ट बिल्ड होने के बाद ही जब आप जुडिशियरी पढ़ोगे तो उसमें ये टॉपिक आता है। और आपको ये पहले वाले पीवाईक्यू के बेस पे 2025 में सिंपल से आंसर लिख सकते थे। 12 नंबर टॉपिक देखिए क्वेश्चन, भारतीय संविधान ने कुछ प्रक्रियात्मक अवरोधों के साथ सामान्य विधायी संस्थाओं को संविधान संशोधन की शक्ति प्रदान की है। यानी कुछ प्रक्रियात्मक अवरोधों के साथ जो है संविधान संशोधन की शक्ति, और उसमें हमने पहले ही टॉपिक में पढ़ा था अमेंडमेंट से रिलेटेड। फिर भी हम संशोधन को कहाँ से रिलेट करके देखेंगे? जुडिशरी वाली टॉपिक से। इस कथन को दृष्टिगत कर संसद के संविधान संशोधन की शक्ति पर प्रक्रियात्मक एवं सारभूत परिसीमाओं, अब ये परिसीमा कौन लागू करता है? तो ऑब्वियसली बात है न्यायालय लागू करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन लागू करेगा। तो इसको उस संदर्भ में देखेंगे, अमेंडमेंट के संदर्भ में हम देखेंगे, यानी अमेंडिंग पावर ऑन द ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन। अब 13 नंबर क्वेश्चन, कॉलेजियम प्रणाली पे बात हो गया है। तो कॉलेजियम प्रणाली किसका टॉपिक है? जुडिशरी का टॉपिक है कि इसकी विवेचना कीजिए विकास की, यानी इवोल्यूशन ऑफ ए कॉलेजियम सिस्टम एंड भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। अब देखिए एक ही साल में 2 कंपैरिजन पूछ लिया और दोनों ही इंडिया और यूएसए पे। अब आप समझिए कितना इंपॉर्टेंट हो गया इंडिया और यूएसए की कुछ ऐसे विशेषताएं और जो डिफरेंसेस है वो दोनों को जानने की। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत में नियोजित विकास के संदर्भ में केंद्र राज्य वित्तीय संवाद। अब सेंटर स्टेट रिलेशन आ गया। अब ये कहाँ आएगा? तो ये आएगा संघवाद में, फेडरलिज्म में आएगा। तो फेडरलिज्म से भी एक क्वेश्चन। तो अब आपने टॉपिक सिलेबस पढ़ा और उसके बाद यदि आप पीवाईक्यू पढ़ रहे हो तो आपको पता चल रहा है कि ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है, उस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इससे पता चल रहा है कि आपका कि क्वेश्चन का थीम क्या है और सिलेबस आखिर है क्या। 15 नंबर क्वेश्चन, पर्यावरण दबाव समूह। अब इसको हम गवर्नेंस में ले सकते हैं कि ये इन्वायरमेंटल जो प्रेशर ग्रुप है ये कैसे काम करता है। तो 15 नंबर क्वेश्चन गवर्नेंस से आ गया, पर हमेशा क्या होता है? पॉलिटी से आएगा। तो मैंने कहा ना कि ये 115, 110, 15 से लेकर के 125 नंबर तक के क्वेश्चन पूछते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कभी पॉलिटी, कभी गवर्नेंस या किसी और से आ जाता है, पर वही फिक्स रहता है ये। फिर आगे सोशल जस्टिस आईआर का क्वेश्चन है गवर्नेंस का। तो अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि हमने वो डिस्कस कर लिया। अब हमने सिलेबस ओवरव्यू कर लिया, 2025 का पीवाईक्यू भी देख लिया, इसका क्वेश्चन पैटर्न पॉलिटी का कैसे वो भी देख लिया। अब टॉपिक वाइज पीवाईक्यू पे अभी हम ओवरव्यू करते हैं, देखते हैं इसका मुद्दा क्या है। टॉपिक वाइज पीवाईक्यू पे आते हैं। इसकी सिलेबस हमने अभी देखा था, यही है सेम टू सेम कि 1 से लेकर के 9 तक जो है 1 to 9 तक ये पॉलिटी की सिलेबस है, जिसमें बस कुछ प्रेशर ग्रुप वाला है, उसको हम गवर्नेंस वाली सेक्शन में देखेंगे। अब देखिए सिलेबस को क्या किया मैंने अपने समझने के लिए, ताकि सिलेबस को कैसे डिकोड कर पाऊँ, अपने शब्दों अपने हाथ से लिख लिया। किसी भी पेपर का सिलेबस जब तक आप अपने हाथ से नहीं लिखोगे सिलेबस याद नहीं होगा। आप कितना बार भी देखो, बार बार आपको सिलेबस एक बार लिख लो और उसी को बस देखते रहो और उसके अकॉर्डिंग नोट्स बनाओ, पीवाईक्यू पे ध्यान दो। अब हमने क्या देखा? पहला था भारतीय संविधान की बात की, जिसमें ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और फिर ये बुनियादी संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। फिर दूसरे में संघ एवं राज्यों के कार्य, संघीय ढांचे, स्थानीय शासन की बात हो। इन सभी टॉपिक पे अब स्पेशल टॉपिक वाइज पीवाईक्यू देखेंगे। ये सारे सिलेबस के डिटेल्ड है, जो अपने शब्दों में मैंने लिखे हुए कि इसका सिलेबस का मीनिंग क्या क्या है। ये सारे पॉलिटी की सिलेबस एक जगह है, ईयर वाइज सेग्रीगेट किया हुआ है। तो ये जितने भी ईयर वाइज 2013 से लेकर 2025 तक पेपर है, सारे एक जगह हमने कंपाइल कर लिए हैं कि अगर केवल पॉलिटी पढ़ रहा हूँ तो केवल पॉलिटी का ही देखूँ, कोई और सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ तो केवल कोई और सब्जेक्ट का ही देखूँ। इससे क्या होता है कि आप
केवल बार बार सारे उसमें से ढूंढने, GS2 में से ढूंढने की नीड नहीं होती, आपको पता चल जाता है कि हाँ मैं बस यही पेपर देखूँ। अब देखो भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रावधान, इससे पहले एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है जो हमने अभी देखा कि भारतीय संविधान का ऐतिहासिक आधार क्या होता है, यानी हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग की बात कर रहे थे, तो उसका क्या है। तो उससे एक 1935 अधिनियम पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जिसमें पूछा जा चुका है कि क्या 1935 का अधिनियम भारतीय संविधान के लिए परिसंघीय संविधान निर्धारित किया था, उस पर चर्चा करना है, तो वो पूछा जा चुका है। उसके बाद जो है महत्वपूर्ण प्रावधान है। अब इस प्रावधान में हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट, DPSP, प्रियम्बल, फंडामेंटल ड्यूटीज, इन सभी टॉपिक और मुद्दों पे बात करेंगे हम। अब भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रावधान से देखो क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है। अनुच्छेद 19 यानी आर्टिकल 19 से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन कैसे करता है, इसके संदर्भ में बताना है। ये 2013 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगेन आर्टिकल 19 2014 में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या इसमें घृणा वाक यानी हेट स्पीच भी आता है? भारत में फिल्में जो है अभिव्यक्ति के अन्य रूपों से तनिक स्तर पर भिन्न क्यों हैं, यानी ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड फिर आपको हेट स्पीच पूछ लिया और फिर फिल्मों की अभिव्यक्ति की बात कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन भी आर्टिकल 19 से है और आप लक्ष्मीकांत के बेस पे क्या आप मन में सोचो कि आंसर लिख सकते थे। तीसरा है 7 नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ है 2015 में, ये आर्टिकल 21 से है। तो अभी हम पहले आर्टिकल 19 का ही देखते हैं। आर्टिकल 19 पूछ लिया, आर्टिकल 19 दूसरा, अगेन आर्टिकल 19 पूछा आपका 2022 में, पहले 2013-14 में, फिर 2022 में, कि भारत के संपूर्ण क्षेत्र में निवास करने और विचरण करने का अधिकार स्वतंत्र रूप से सभी भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है, किंतु ये अधिकार सीमित असीम नहीं है। मतलब कह रहा है कि भारत के सभी क्षेत्र में तो हम जा सकते हैं, घूम सकते हैं, पर ये असीम नहीं है, कहीं कहीं लिमिटेशन लगाया गया है किसी किसी चीज़ पे। तो हम पढ़ते हैं आर्टिकल 19D और E में कि प्रतिबंध लगाया गया है आदिवासी क्षेत्रों में जाने से, किसी और इलाके में जाने से, कहीं अलग अलग प्रोविज़न है। तो उसी के बेस पे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं 2022 में आर्टिकल 19 से। तो 3 क्वेश्चन हो गए, केवल आर्टिकल 19 की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद हम फिर अभी देखते हैं आर्टिकल 21 पे। आर्टिकल 21 पे 7 नंबर क्वेश्चन 2015 में पूछा हुआ है, क्या स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार में दिवाली के दौरान पटाखे जलाने के विभिन्न विधिक विनियम भी शामिल है? इस पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के संबंध में न्यायालयों की भूमिका बताना है, उसके निर्णय कौन कौन से आए हैं। यानी क्लीन इन्वायरमेंटल इंटेल जो है लीगल रेगुलेशन ऑन द बर्निंग क्रैकर्स ड्यूरिंग दिवाली, दिवाली के दौरान जो पटाखा जलाया जाता है। तो ये स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आर्टिकल 21 का क्वेश्चन का डायमेंशन देखो, हम पॉलिटी में कैसे पढ़ते हैं लक्ष्मीकांत में, और यहाँ देखो कैसे पूछ रहा है। फिर उसके बाद एक तो पूछा 2015 में, फिर 2022 में एक क्वेश्चन आ रहा है, 2017 में, कि निजता के अधिकार पर उच्चतम न्यायालय के नवीनतम निर्णय के आलोक में मौलिक अधिकारों का विस्तार कीजिए। 2017 में क्यों पूछ रहा है? क्योंकि 2017 में ही KS पुट्टास्वामी का जजमेंट आया था, निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार की विस्तार किया गया था। फिर उसके बाद 2023 में भी आर्टिकल 21 से पूछ रहा है कि भारत का संविधान जो है अत्यधिक गतिशीलता की क्षमताओं के साथ एक जीवंत यंत्र है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि जीने का अधिकार तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में हो रहे निरंतर विस्तार के संदर्भ में विशेष उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। कि जब से संविधान बना एके गोपालनवाद 1950 से लेकर के अभी लेटेस्ट तक हरीश प्रकरण राणा तक कितने मौलिक अधिकारों की व्याख्या का विस्तार हुआ है, उस पर सारे जजमेंट की बात करनी है। तो ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन आर्टिकल 21 से ये कि निजता के अधिकार, देखो दोबारा क्वेश्चन यहाँ देखो, भारत में निजता का अधिकार 2017 में पूछ रहा है। फिर निजता का अधिकार जो है तथा प्राणदैहिक स्वतंत्रता के आंतरिक भाग के रूप में संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत स्वाभाविक रूप से संरक्षित है, ये भी पूछ रहा है 2024 में। तो यदि आप 2017 का क्वेश्चन अच्छे से लिख लिए रहते 2017 का, तो 2024 का क्वेश्चन आप सिंपल आसानी तरीके से डील कर सकते थे। इसमें एक एक्स्ट्रा डायमेंशन ये है कि इस संदर्भ में एक गर्भस्थ शिशु के पितृत्व को सिद्ध करने के लिए DNA परीक्षण से संबंधित विधि की चर्चा की, यानी एक किसी पुत्र है उसके पिता को सिद्ध करने के लिए DNA टेस्ट कराने की बात कह रहे हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा डायमेंशन है इस क्वेश्चन में। बाकी पहले डायमेंशन आप 2017 में जो निजता का अधिकार क्वेश्चन पूछा हुआ है उससे आप डील कर सकते थे। तो आर्टिकल 19 से 3 क्वेश्चन, आर्टिकल 21 से अभी तक 4 क्वेश्चन आ चुके हैं मेंस में। तो आप इससे इसकी इंपॉर्टेंस समझो कि कितना इंपॉर्टेंस है ये। फिर उसके बाद हम आते हैं प्रस्तावना पे कि उद्देशिका यानी प्रस्तावना शब्द में जो है गणराज्य के साथ जुड़े प्रत्येक विशेषण पर चर्चा कीजिए, यानी डिस्कस ईच एडजेक्टिव अटैच टू द वर्ड रिपब्लिक। अब रिपब्लिक से कौन कौन से शब्द जुड़े हुए? अब हमारा प्रस्तावना स्टार्ट कहाँ से होता है? हम भारत के लोग
भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। तो गणराज्य से 4 शब्द जुड़े हुए हैं, संप्रभुता, समाजवाद, लोकतंत्रात्मक और फिर उसके बाद पंथ निरपेक्षता हो गया। तो ये चारों शब्द जुड़े हुए हैं गणराज्य से। तो हमने अभी एक टॉपिक पे इसीलिए डिस्कस किया कि अब हम टॉपिक वाइज पीवाईक्यू का ओवरव्यू देख चुके हैं कि कैसे कैसे हम डिस्कस करेंगे, एक एक माइक्रो इस क्वेश्चन को भी डील करेंगे कि इसका मॉडल आंसर क्या होना चाहिए, कैसे करना चाहिए। डीपीएसपी से एक क्वेश्चन पूछा हुआ है आर्टिकल 44 को लेकर के कि चर्चा कीजिए कि वे कौन से संभावित कारक है जो भारत के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में प्रदत्त यानी दिए हुए के अनुसार जो है समान नागरिक संहिता लागू करने से रोकते हैं। यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, आर्टिकल 44 की बात होगी डीपीएसपी से। एक क्वेश्चन और होगा जो अतिरिक्त क्वेश्चन होगा जेंडर जस्टिस है, जेंडर जस्टिस, हाँ, कि प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधानों और निर्णय विधियों की मदद से लैंगिक न्याय जेंडर जस्टिस के संवैधानिक परिप्रेक्ष्य की व्याख्या कीजिए। इसको भी यदि हम फंडामेंटल राइट से जोड़ करके देखें तो आर्टिकल 14 से जोड़ करके देखते हैं समानता का अधिकार, तो लैंगिक न्याय उसमें भी आ जाएगा। तो आप देखो फंडामेंटल राइट प्रीएम्बल से एक क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट से 4, आर्टिकल 21 पे और 3 जो है 19 पे पूछ लिया। तो इसे 4 3 7 क्वेश्चन तो फंडामेंटल राइट से, अगर इसको भी जोड़ ले तो फंडामेंटल राइट से टोटल 8 क्वेश्चन पूछ लिए, प्रीएम्बल से एक क्वेश्चन और डीपीएसपी से एक क्वेश्चन। तो इन दोनों को भी ध्यान देना है। पर फंडामेंटल राइट का डायमेंशन कवर करना कितना ज़रूरी है आप ये देखो। तो अब चलते हैं हम अपने लेक्चर पे, जहाँ हमारा सिलेबस ओवरव्यू कर रहे थे, चीज़ें देख रहे थे। इसमें हमने टॉपिक वाइज पीवाईक्यू का एक ओवरव्यू ले लिया कि कैसे कैसे टॉपिक वाइज पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। अब स्ट्रैटेजी पे बात करते हैं। तो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? पहले हम चीज़ों को एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस कैसे करेंगे? एक सेकेंड, कि एनालिटिकल क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं उसको देखेंगे। बियॉन्ड प्रीलिम्स नॉलेज आपसे ये पूछता है कि भाई प्रीलिम्स नॉलेज से काम नहीं चलेगा। करेंट अफेयर्स और बेसिक आपको पता होना चाहिए। करेंट अफेयर्स से लिंक तो करेंगे, पर जब तक बेसिक पता ही नहीं रहेगा तो लिंक कैसे करेंगे। अप्रोच इसकी क्या होनी चाहिए? तो इसकी अप्रोच के लिए जो है टॉपिक वाइज नोट्स अकॉर्डिंग टू पीवाईक्यू थीम, कि एक टॉपिक जैसे महत्वपूर्ण प्रावधान हो गया पहला, तो उसमें जो है प्रोविज़न पे हम क्या करेंगे, जितने पीवाईक्यू पूछे हैं उस पे तो तैयार करेंगे ही, उसका एक बेसिक नॉलेज भी ले लेंगे और उसके अलावा जो कुछ एक्स्ट्रा डायमेंशन यदि आपको लगे टेस्ट सीरीज या नोट्स में दिया हुआ है तो उसे कवर कर लेंगे। इसके अलावा आपको कुछ करने की नीड नहीं है। तो ये रखेंगे अप्रोच पढ़ने का कि टॉपिक वाइज नोट्स बनाएंगे। इसमें हम क्या करेंगे कि जैसे प्री का पढ़ते थे उससे थोड़ा अलग डायमेंशन अपनाएंगे, जजमेंट, आर्टिकल्स और केस स्टडी कोट करेंगे कीवर्ड में, ताकि हम आंसर को एनरिच कर सके। स्पेसिफिक कीवर्ड पे भी नोट डाउन करेंगे, ताकि अगर स्पेसिफिक कीवर्ड हम नोट्स में डालेंगे तो वही मुझे बार बार एक्टिव रिकॉल और रिवाइज करने में मदद करेगा। सब्जेक्ट रिलेटेड वोकैब, यानी कुछ ऐसे वोकैब होते हैं जो केवल पॉलिटी में यूज होंगे, तो उसको हम अलग से एक साइड में नोट डाउन करेंगे, ताकि इससे क्या होगा कि जब हम अलग से साइड में नोट डाउन करेंगे तो उसको हम आंसर राइटिंग में यूज कर सकेंगे। यदि आप पेपर पढ़ रहे हो या फिर अगर करंट अफेयर्स की कोई भी मैगजीन पढ़ रहे हो, यदि करंट इशू से रिलेटेड, आप बस जाओ और उस अपने नोट्स में कीवर्ड डाल दो कि ये टॉपिक मुद्दा में है, जिस सिलेबस से है। मान लो अगर फंडामेंटल राइट से कुछ विवाद चल रहा है तो फंडामेंटल राइट में जाओ, एक पेज को साइड में यहाँ से उस कीवर्ड को डाल दो। अभी उस पर नोट्स मत बनाओ, कीवर्ड डाल दो, चीज़ें रहने दो। जब जब आप रिवाइज करोगे बाद में वैल्यूएडिशन होते जाएगी। नोट्स एक ऐसा चीज़ है जो हमेशा उसमें इनरिचमेंट होती ही रहती है। आंसर राइटिंग अप्रोच के अकॉर्डिंग नोट्स बनाएंगे। आप नोट्स बनाओ तो रैंडम मत बनाओ कि ये लिख दिए, कभी डायमेंशन, कभी इधर, कभी कुछ उधर लिख दिए। आप ये समझो कि पहले आप किसी टॉपिक की एक आराम से प्रेम से इंट्रो लिखो, उसका बैकग्राउंड क्या होता है वो लिखो, उसका फीचर्स क्या है वो लिखो, उसके सिग्निफिकेंस और उसके जो चैलेंजेज है, चुनौतियाँ और महत्व। सिस्टम से तरीके से नोट्स बनाओगे तो वही जा कर के आंसर राइटिंग में आप चेप करके आ जाओगे। तो ये अप्रोच होनी चाहिए पढ़ने का। डिटेल्ड में कैसे पढ़े, तो आप हमेशा जो भी सोर्स है उसकी एक एक इंडेक्स को बारीक से पढ़े और उसके क्वेश्चन के साथ लिंक करके पढ़े, तभी ये जो है डिटेलिंग हो पाएगी। नहीं तो हम नोट्स तो बार बार पढ़ते रहते पर हमें समझ में नहीं आता कि कैसे पढ़े, क्या करें, नोट्स कैसे बनाएं, कहाँ। और नोट्स हम वो बुक ही बनाने लगते हैं, जबकि हमें पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग बनानी चाहिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब हम सोर्सेज की बात करते हैं। सोर्सेज क्या होना चाहिए इसके लिए? पहला है तो सिलेबस तो एकदम टेबल पे होना ही चाहिए, पीवाईक्यू भी होना ही चाहिए सिलेबस, और पीवाईक्यू ऑफिशियल होनी चाहिए, ओरिजिनल वाली। ये सारे का मैं जो लिंक है पीडीएफ है वो टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। टेलीग्राम का लिंक इस लेक्चर के डिस्कशन में दे दूंगा वीडियो के। और पीवाईक्यू को मैं टॉपिक वाइज ही डालूंगा, टॉपिक वाइज एग्री करके, ताकि आपको कहीं भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़े। और ऑफिशियल पीवाईक्यू है,
कहीं भी हिंदी इंग्लिश दोनों में है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। ये वन स्टॉप सॉल्यूशन के बेस पे हो जाएगा। ये रेफरेंस बुक आप पढ़ें, पहले सिलेबस देखें, पीवाईक्यू देखें, फिर रेफरेंस बुक जो आप फॉलो करते आ रहे हैं, जैसे अगर लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं तो उसको भी पढ़िए, उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि इससे बेसिक यहीं से तैयार होगी आपकी। अब विज़न का वैल्यू एडिशन मटेरियल, इसकी ओवरव्यू भी करेंगे। पहले बात करते हैं, यदि आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का पहले से यदि कोई नोट्स फॉलो करते आ रहे हो तो वो फॉलो करें। यदि आपने नहीं किया है तो विज़न का वैल्यू एडिशन मटेरियल 2025 में उसकी वेबसाइट पे लॉन्च हुई थी, फ्री में है, कोई पेड नहीं है। आप वहाँ से यदि किसी कोचिंग का फॉलो नहीं करते हैं तो पढ़िए, वहाँ से लेकर के पढ़िए और देखिए, या नहीं तो आप किसी कोचिंग के नोट्स कर सकते हैं यदि आप किसी का फॉलो कर रहे हो तो। अब हम इसकी ओवरव्यू देखते हैं कि है क्या विज़न का वैल्यू एडिशन मटेरियल। ये देखिए, ये है विज़न का वैल्यू एडिशन, राज्य व्यवस्था वैल्यू एडिशन मटेरियल 2025। इसने ये अच्छे से टॉपिक दिया हुआ है, मेंस के अकॉर्डिंग है ये, प्री के अकॉर्डिंग नहीं है। सारे टॉपिक को एकदम अच्छे से 344 यानी 350 पेज का है। इसमें पढ़ने में आपको तनिक भी हार्ड नहीं होगा, क्योंकि यदि आपने लक्ष्मीकांत पढ़ रखा है तो बस इसको एक बार प्रूफ रीडिंग, लक्ष्मीकांत पे पकड़ है बहुत अच्छे से, अगर पॉलिटी पे पकड़ है, इसको एक बार जस्ट प्रूफ रीडिंग करना है और दोनों को कंपाइल करके एक नोट्स बना लेनी है पीवाईक्यू थीम के अकॉर्डिंग। मैं बार बार पीवाईक्यू ऐड कर रहा हूँ, इस थीम के अकॉर्डिंग आपको नोट्स बना लेनी है। तो ये है इसकी, ये इसके तरीके कैसे दिए रहते हैं, तो ये देखो, कोई भी ऐसे साइड लाइन में ये रहता है, स्पेस छोड़े हुए रहता है और मुद्दे देगा, सिफारिशें देगा किसी भी टॉपिक पे, जैसे भारत निर्वाचन आयोग से संबंधित मुद्दे और सिफारिशें क्या है। तो यदि आप कोई और कोचिंग का नोट्स फॉलो कर रहे हैं तो वो फॉलो कर, यदि नहीं कर रहे हैं तो ये कर सकते हैं। फिर चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो ये हो गया विज़न का वैल्यू एडिशन का, हमने ओवरव्यू कर लिया। बेयर एक्ट आप पढ़ो, कॉन्स्टिट्यूशन की, यदि आप हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, बेयर एक्ट आपको जहाँ से भी हो, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की एक आती है जो बाइलिंगुअल होती है, आप उसमें बेयर एक्ट का मतलब है एक्चुअल में आर्टिकल पढ़ो कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल का मीनिंग क्या है। वहाँ जब तक आप मीनिंग नहीं समझ में आएगा तब तक उस आप एक आर्टिकल को कोट नहीं कर सकते पॉलिटी के आंसर राइटिंग में, मेंस आंसर राइटिंग में आप कोट कर ही नहीं सकते हो जब तक आपको बेयर एक्ट समझ में नहीं आएगा, तब कोई आर्टिकल का डिटेल्ड समझ में नहीं आएगा। तो फिर करेंट कंपाइलेशन, या तो आप करेंट कंपाइलेशन पढ़े या आप मंथली मैगजीन पढ़ते हो, तो आप नोट्स में इसको ना, आप बस करेंट कंपाइलेशन को, कोई अगर बहुत ज़्यादा चर्चा में है तो आप कीवर्ड 1-2 पेज, हर टॉपिक के पीछे 1-2 पेज छोड़ दो और उसमें जा कर के कीवर्ड ऐड कर दो कि क्या टॉपिक, क्या मुद्दा चल रहा है। अगर आपको लगता है तो आप बाद में अलग से, उसमें करेंट कंपाइलेशन में कुछ नहीं होता, आपका बेसिक ही होता है, कुछ अलग मुद्दा है तो ही, जैसे कोई अलग विधेयक कानून आ गया तो उस पर आप नोट डाउन करो, नहीं तो चर्चा में है तो वहाँ बस कीवर्ड में लिख दो कि चर्चा में है, ताकि आपके लिए वो लगे कि ये इंपॉर्टेंस है, क्यों, क्योंकि ये चर्चा में हो जाएगा। एनसीईआरटी, यदि बेसिक आपने अभी तक क्लियर नहीं किया है तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। 9th 10th 11th का पढ़े, बस आप 9th 10th और 11th पढ़ना जरूरी है। 9th 10th का आप 1-2 चैप्टर पढ़ सकते हैं, 9th पढ़े और 11th पढ़े, इन दोनों का तो कंपलसरी है पढ़ना। इससे आपका वोकैब भी मजबूत होगा, उसमें कुछ ऐसे कीवर्ड मिले तो आप अपने नोट्स में अलग से यहाँ साइड में शामिल कर सकते हो, क्योंकि ये कीवर्ड आप आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो। एनसीईआरटी का ये यूज हो जाएगा। अब सोर्सेस में कुछ रिसर्च ऑन की बात कर लेते हैं कि कुछ आपका वैल्यू एडिशन क्या रहेगा। तो इसमें आप जीपीटी या जेमिनाई या गूगल जो भी यूज करना है आप यूज करिए, कुछ डिजिटल यूज कीजिए। फिर उसके बाद आप क्या कीजिए, कोई टेस्ट देते हैं, कोई टेस्ट दिए या फिर कहीं से आपको मॉडल आंसर आया, तो अगर आपको लगता है कि वो एक डायमेंशन मुझे नोट्स में कवर करने की ज़रूरत है तो उसको बस संक्षेप में कीवर्ड में हाफ पेज में उसको नोट डाउन कर लीजिए। तो ये आपका वैल्यू एडिशन है। और रिसर्च ऑन है, और ये रिसर्च ऑन में भी आएगा आपके टॉपर्स का जो आंसर शीट, आप देखिए बार बार कि उसने कैसे आंसर राइटिंग की है, उसका अप्रोच क्या रहा है, उसमें क्या डायग्राम यूज किया गया है, क्या इंट्रो लिखा गया हुआ है। और ये नोट्स भी देखिए, टॉपर नोट्स जो है वो टेलीग्राम पे मिल जाते हैं, आप सर्च करें आराम से मिल जाएगा। आंसर शीट भी टेलीग्राम पे या विज़न आईएएस की ऐप पे या वेबसाइट पे सारे ईयर वाइज टॉपर का वो आंसर शीट डाला हुआ है, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। तो ये रहा हमारा एक कंप्लीट पॉलिटी का सारी जो प्रॉब्लम है वो हमने सॉल्व कर लिया, ओवरव्यू इसका पूरा देख लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम GS2 के दूसरे टॉपिक की बात, दूसरे सिलेबस की बात करेंगे, दूसरे सब्जेक्ट की बात करेंगे, और फिर हम पॉलिटी की भी एक अब सीरीज चलाएंगे जिसमें पॉलिटी की सारे PYQ की जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग उस पर डिस्कस करेंगे, और PYQ का कैसे उसका आंसर राइटिंग कर सकते हैं, उसके डिमांड क्या हो रहा है, एक एक थीम पे हम बातें करेंगे। तो आज हमारा पॉलिटी का सारा सेक्शन कंप्लीट हो गया। आप हर एक जो भी टॉपिक है आप यहाँ पॉज करके, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं, अपने कॉपी में नोट डाउन करके चिपका लीजिए कि कैसे कैसे इसको करना है, कहाँ कहाँ कौन सा अप्रोच अपनाना है,
फिर जैसे पॉलिटी का ये ओवरव्यू हो गया, स्ट्रेटजी क्या रखनी है, फिर इसके बाद इसका क्या सोर्सेस होना चाहिए। अगर आपको कुछ ऐसा लगा हो जो मेरे इसमें नहीं दिया हुआ हो, मैंने बोला आप उससे नोट डाउन कर लेना। फिर ये पैटर्न क्या है, ये सभी आप क्वेश्चन ये सामने टेबल पे लिख के रखो, ताकि आपको हमेशा जब सो करके उठो तो यही दिखते रहे कि हाँ भाई ये चीज़ें हमें करनी है, कैसे इसका पैटर्न है। ये सारा सिस्टम सेट से चलना चाहिए, एकदम सिस्टम से नहीं चलेगा, क्रोनोलॉजिकली नहीं करोगे तो चीज़ें दिक्कत हो जाएगी। आंसर राइटिंग रैंडम करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। आप कोई आंसर राइटिंग करते हो, पॉइंट याद रहता है, पर जैसे ही आप सोचते हो आपको पॉइंट एक अभी याद आया, फिर एक बाद में याद आया, हो सकता है इस पॉइंट का टॉपिक यहाँ याद आया तो पर आपको जगह नहीं है लिखने का। ये सभी मुद्दे का सॉल्यूशन तभी होगा जब आप तरीके से काम करोगे, क्रोनोलॉजिकली काम करोगे तब। तो ये रहा हमारा पॉलिटी का ओवरव्यू। आप सभी अंत तक बने रहे देखे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।